हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये आपका एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी यूनिट 1 का टॉपिक 2 यानी कि चैप्टर 2 इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्करण और असमानता। इससे पहले मैं यूनिट 1 का चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 2। बच्चों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम चैप्टर 2 पर भी वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 की वीडियो लेकर आई हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सामाजिक असमानता या विषमता, सामाजिक असमानता या विषमता, सोशल इनइक्वालिटीज़, सामाजिक असमानता, सामाजिक विषमता, बहिष्कार हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक वास्तविकता है। क्या है सामाजिक विषमता या सामाजिक बहिष्कार जो है वो हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली रूटीन या डेली लाइफ में एक नेचुरल रियलिटी है। और प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। और प्रत्येक हम जो भी समाज देखते हैं, समाज में देखते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। सबकी परिस्थिति उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे साधनों की अधिकता होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन भी है, उनके पास खूब सारी संपत्ति भी है, वो एजुकेट भी है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, उनके पास शक्ति भी है, उनके पास पावर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास निरंतर अभाव रहता है। उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास संपत्ति है, ना वो शिक्षित हैं। तो कुछ लोगों की स्थिति बीच की होती है और कुछ लोगों की स्थिति जो होती है वो बीच की होती है। ना ही तो वो ज़्यादा अमीर होते हैं, ना ही गरीब होते हैं, जिनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो मिडिल क्लास में आते हैं। ये कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ जो लोग होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और कुछ की परिस्थिति कैसी होती है, मिड की होती है। ना ही तो अमीर होते हैं ज़्यादा और ना ही वो गरीब होते हैं, ना ही वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ना ही वो अनपढ़ हैं। तो हर किसी के समाज में हर व्यक्ति की परिस्थिति डिफरेंट होती है, किसी की भी परिस्थिति सेम नहीं होती है। उसे ही हम कहते हैं सामाजिक असमानता। सामाजिक विषमता, सामाजिक साधनों तक असमान पहुंच की पद्धति सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक विषमता क्या कहलाती है कि जो सामाजिक संसाधन है उन तक जब हम नहीं पहुंच पाते, उनको प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक विषमता कहते हैं। सामाजिक बहिष्करण और असमानता के क्या पॉइंट है। फर्स्ट आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण, रूढ़ धारणाएं, अस्पष्टता, भेदभाव या पूर्वग्रह के आधार पर सबकी हर व्यक्ति की परिस्थिति डिफरेंट होती है। सामाजिक विषमता के लिए उत्तरदायी कारक, और सामाजिक विषमता के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं वो देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, जो भी हमने पॉइंट देखे हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बांटा जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण? वह व्यवस्था जिसमें एक समाज के अंतर्गत जो पाए जाने वाले समूह हैं, ग्रुप हैं, उनको ऊंच नीच के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर, या इससे भी ज़्यादा कई डिफरेंट तरीकों के आधार पर उनका जो समाजीकरण किया जाता है, उनका सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। वही मतलब कि किसी को ऊंच नीच के आधार पर बांटना, किसी को छोटे बड़े के आधार पर, या कोई और भी विभिन्न कारण होते हैं उनके आधार पर जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला क्या है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता भी है। ये समाजीकरण जो है वो जो व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता ही नहीं, उनके प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। समाजीकरण जो है वो व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं है बल्कि उनके समाज में विशिष्टता है। और समाजीकरण जो है वो, सामाजिक स्तरीकरण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना ही रहता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बना ही रहता है। सामाजिक स्तरीकरण के विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, और सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास द्वारा यानी बिलीफ द्वारा या विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है कि हम कैसी विचारधारा रखते हैं, उसके ही हमें उस पर विश्वास या उसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही उसका समर्थन मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूर्वग्रह। पूर्वग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वग्रह कहते हैं। यानी कि एक समूह, एक ग्रुप है, वो दूसरे सदस्य के जो ग्रुप है उसके बारे में जो परिकल्पित
विचारधारा या विचार या उसका जो व्यवहार है वही पूर्वग्रह कहलाता है। कि हम एक समूह जो दूसरे समूह के प्रति जो व्यवहार करता है वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्वग्रह कहलाता है। पूर्वग्रह अपरिवर्तनीय, कठोर व रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होते हैं। पूर्वग्रह जो होते हैं वो अपरिवर्तनीय यानी कि जिनको चेंज नहीं किया जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं चेंज करने, और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होते हैं पूर्वग्रह। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भेदभाव। किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अवसरों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाना भेदभाव कहलाता है। यानी किसी समूह के सदस्यों को या किसी ग्रुप को जब उनके लिंग, उनकी जाति या उनके धर्म के आधार पर अवसर आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी है या उनके जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, उनसे जो वंचित रखा जाता है, यानी कि उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती, उनको वो सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ही भेदभाव कहते हैं। किसी समूह को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं, वो उनको नहीं दी जाती, उनसे वंचित रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भेदभाव। अस्पष्टता यानी कि आम बोलचाल में इसे छुआछूत कहा जाता है। धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता व अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है। इसे अस्पष्टता कहते हैं, इसे ही अस्पष्टता कहते हैं। यानी कि आम बोलचाल में हम इसे क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं। छुआछूत कैसे होती है, जैसे कि जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो कि शुद्धता व अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंड या विधान किया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अस्पष्टता कहते हैं। यानी कि उनके, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि छुआछूत किसे कहते थे, जो उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको मंदिरों में बैन कर दिया जाता था कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, कि वो काम ही करेंगे, उनके घर झाड़ू पोछे लगाएंगे, तो वो चीज़, तो उसे क्या कहते हैं, मुझे आम बोलचाल में इसे क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं। अस्पष्टता जो शब्द है, इसका प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया है जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता है। किसके लिए किया गया है, जिनको कि अपवित्र माना जाता है, कि वो पवित्र नहीं है, वो गंदे हैं या वो अशुद्ध हैं। ऐसे लोगों को कुएं, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषेध है। यानी कि उनको कुओं से पानी लेने के लिए, मंदिर जाने के लिए या सार्वजनिक जो पब्लिक क्षेत्र होते हैं उनमें जाने के लिए उनको अनुमति नहीं दी जाती, तो उसे ही हम क्या कहते थे, अछूत यानी कि अस्पष्टता। जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता था, और ऐसे लोगों को ना ही तो कुओं से पानी लेने दिया जाता था, न उन्हें मंदिरों में जाने दिया जाता था। यानी कि जो सार्वजनिक मंदिर वे सार्वजनिक प्लेसों पर जाने की उनको कोई भी अनुमति नहीं थी, उनको अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो पब्लिक प्लेस में जा सकती हैं, मंदिरों में जा सकती हैं या कुओं में से पानी भर सकती हैं। गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने इन लोगों के लिए, जिनको छुआछूत कहा जाता था, छुआछूत के नाम से आम बोलचाल में इसे छुआछूत कहते हैं, उन लोगों को किस नाम से कहा था, हरिजन शब्द दिया था। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था, हरिजन शब्द प्रयोग किया गया था। किंतु आजकल दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गांधी जी ने तो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। बट आज के देश हम नाउडेज देखते हैं कि इनका जो शब्द है उसके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, पैरों से कुचला हुआ, यानी कि पैरों तले, पैरों से कुचला हुआ, पैरों तले। तो गांधी जी ने क्या शब्द दिया था इसके लिए, हरिजन शब्द दिया था। लेकिन किंतु अब हम देखते हैं आजकल इसके लिए क्या शब्द यूज़ हो रहा है, दलित। और दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, पैरों से कुचला हुआ। भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जाति अस्पष्टता निसंदेह है, और संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो 1956 के अनुसार जाति छुआछूत जो है वो निसंदेह है, निषेध है, यानी कि हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने अस्पष्टता निवारक की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने इसे अस्पष्टता के निवारण के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इसकी दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अस्पष्टता के आयाम, अपवर्जन या बहिष्कार, पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता है। यानी कि जो पानी पीने की जगह है, जो पानी पीने वाला पानी है, उनको सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता था। जो कि दलित हैं उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, जो कि जहाँ पर हम पानी, यानी कि कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता था। सामाजिक उत्सव,
समारोह में भाग नहीं ले सकते थे। धार्मिक उत्सव पर ढोल नगाड़े न बजाना, यानी कि समारोह पर वो भाग भी नहीं ले सकते, जो कि प्रोग्राम चल रहा है उनमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, और जो धार्मिक उत्सव थे उस पर वो ढोल नगाड़े भी नहीं बजा सकते थे। जो दलित थे वो धार्मिक उत्सवों पर भी ढोल नगाड़े नहीं बजा सकते थे, यानी कि वो धूमधाम से अपने त्यौहार को नहीं मना सकते थे, और उनको समारोह में जो कि पार्टिसिपेट प्रोग्राम हो रहे थे उनमें भी अपना योगदान नहीं दे सकते थे। अनादर और अधीनता सूचक टोपी या पगड़ी उतारना, जूतों को उतारकर हाथ में पकड़कर ले जाना, सिर झुकाकर खड़े रहना, साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहने, यानी कि टोपी या पगड़ी जो थी वो उनको वो उतारनी पड़ती थी, जूतों को उतारकर उन्हें हाथ में लेकर जाना पड़ता था, और सिर झुकाकर खड़े रहना, यानी कि वो सिर उठाकर भी खड़े नहीं हो सकते थे, उन्हें सिर झुकाकर ही खड़े रहना पड़ता था, और साफ़ और चमकते हुए जो कपड़े थे वो भी नहीं पहन सकते, यानी कि उन्हें गंदे ही कपड़े पहनने पड़ते थे, वो साफ़ कपड़े या चमकते हुए जो कपड़े होते वो भी वो नहीं पहन सकते थे। शोषण व आश्रिता उन्हें बेगैर करनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें को पैसे नहीं दिए जाते थे या बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी, और उसके लिए उनको या तो पैसे ही नहीं दिए जाते थे या उनको बहुत ज़्यादा कम पैसे दिए जाते थे। दलित वे लोग जो निचले पायदान यानी जाति व्यवस्था में जो निचले पायदान पर हैं तथा शोषित हैं, दलित कहलाते हैं। दलित कौन कहलाते हैं? वे लोग जो जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं तथा शोषित हैं, वही दलित कहलाते हैं। जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और केंद्रीय द्वारा उठाए गए कदम, यानी कि राज्य और केंद्र द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जातियों व जनजातियों के प्रति जो भेदभाव किया जाता था उसको मिटाने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण। अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनको राज्यों व केंद्र में विधानमंडलों द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया। सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया गया, उन्हें सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्राप्त किया गया। अस्पष्टता का उन्मूलन यानी कि अनुच्छेद 17 और अपराध 1955 के तहत और 1850 का जातीय निवारण अधिनियम बनाया गया, जैसे कि उनका शोषण न हो। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अस्पष्टता उन्मूलन कानून 1989 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अस्पष्टता उन्मूलन को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। कौन से ईयर में? 1989 में। उच्च शैक्षिक संस्थानों के 93 संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना, यानी कि उच्च शैक्षिक संस्थानों पर यानी कि उनको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 93वें संशोधन। रूढ़ि धारणाएं ऐसे लोक विश्वास समूह या स्वीकृति कोई अचल विचार या भावना जो कि सामान्यतः शाब्दिक तथा संवेग युक्त होती है, या तो शाब्दिक होती है या संवेग युक्त होती है, रूढ़ि धारणा कहलाती है। यह ज़्यादातर महिलाओं नर जातीय प्रजातीय समूह के बारे में प्रयोग की जाती है। किन के लिए की जाती है? ज़्यादातर मोस्टली महिलाओं के लिए की जाती है, या नर जातियों के लिए प्रजातीय समूह के बारे में प्रयोग की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ि धारणा। ऐसा लोक विश्वास या समूह जिसको स्वीकृति अचल विचार या भावना जो कि सामान्यतः शाब्दिक या संवेग युक्त होती है उसे ही रूढ़ि धारणा कहलाती है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए नर जातीय प्रजातीय समूह के बारे में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारा टॉपिक जाति। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। जाति क्या है? एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। जाति प्रथा जन्म से ही निर्धारित होती है, और जाति जो है वो जाति प्रथा जो है वो जन्म से ही निर्धारित होती है, यानी जैसे बच्चे का जन्म होता है उससे ही निर्धारित होती है, ना कि उस मनुष्य की क्या स्थिति है, ना कि उस मनुष्य की स्थिति देखकर या होती है, बल्कि जन्म से ही निर्धारित होती है जाति। जाति व्यवस्था व्यक्तियों का व्यवसाय निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों का व्यवसाय उनका बंदी निर्धारित करती है। सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती है, और जाति व्यवस्था में सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति जो होती है वो एक दूसरे के अनुरूप होती है। अक्षमता विकलांगता शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए अक्षम कहलाते हैं क्योंकि वे समाज की रीतियों व सोच के अनुसार जरूरतों को पूरा नहीं करते। शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए अक्षम या विकलांग कहलाते हैं क्योंकि वे समाज की रीतियों व सोच को अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग वो नहीं चल सकते,
या उनके समाज की जो रीतियाँ हैं या सोच है उनके अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, विकलांग या अक्षमता कहलाती हैं। निरोगता या अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है, और अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं, तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। क्या कहती, कोई व्यक्ति विकलांग है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको क्या मान लिया जाता है कि वो उसकी प्रॉब्लम जो आई है वो उसकी बाधा या कमज़ोरी के कारण ही आई है, यानी कि उसके विकलांग होने के कारण ही आई है। जो भी परेशानी आई वो उसके विकलांग होने या उसके अक्षमता होने के कारण ही आई है, ये मान लिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि जो वो निरोगता जो है वो उस व्यक्ति के विकलांगता या उसके प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जुड़ी हुई है। निरोगता तथा गरीबी के बीच काफ़ी निकट संबंध देखा जाता है, और विकलांगता और गरीबी के बीच बहुत ज़्यादा निकट संबंध देखा जाता है। गरीबी के कारण ही माताएं कुपोषण का शिकार होती हैं, क्योंकि गरीबी के कारण ही माताएं जो हैं वो कुपोषण का शिकार होती हैं। और दुर्लभ, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसे कहीं से खाना नहीं मिल पाता, उसकी जितनी भूख है उसके अकॉर्डिंग उसे खाना नहीं मिल पाता, तो वो कुपोषण की शिकार हो जाती है, और इसी कारण वे दुर्लभ वे अविकसित बच्चों को जन्म देती है। यानी कि दुर्लभ के उन्हें खाना पूरा नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे भी सही से विकसित नहीं हो पाते। उसी के कारण वो बड़े होकर विकलांगों की संख्या में बढ़ते हैं, उन्हें विकलांगों की संख्या में इंक्लूड किया जाता है। तो वो किसके कारण होता है, गरीबी के कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक बहिष्करण। वह तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने तथा मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। वे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से उनको घुलने मिलने से रोका जाता है या उनको अलग रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्करण कहते हैं। लंबे समय तक विषमता के कारण निष्कासित समाज में प्रतिशोध व घृणा की भावना पैदा हो जाती है, और लंबे समय तक विषमता के कारण ही निष्कासित समाज में प्रतिशोध या वह घृणा की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वह अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो ट्राई ही नहीं करते अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की। जैसे दलित, जनजातीय समुदाय, महिलाएं तथा अन्य सक्षम लोग। यानी कि कौन कौन आते हैं इसमें, दलित, जनजातीय समुदाय, महिलाएं तथा अन्य समक्ष लोग। अधिकारों को किसी भी नागरिक के लिए मौलिक माना जाता है, और अधिकारों को किसी भी नागरिक के लिए मौलिक माना जाता है क्योंकि वे किसी भी देश के समाज और संस्कृति के स्थापित स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। मौलिक अधिकारों को मौलिक किसी भी नागरिक के लिए मौलिक माना जाता है क्योंकि यह किसी भी देश या समाज या किसी भी संस्कृति को स्थापित करने के स्तंभ में, यानी कि देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए अधिकारों को मौलिक माना जाता है। और हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक माना जाता है। अधिकार ऐसे अवसर और संसाधन प्रदान करते हैं जो आमतौर पर विभिन्न समूहों के सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। अधिकार जो है वो ऐसे अवसर या ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे साधन प्रदान करते हैं हमें जो कि आमतौर पर विभिन्न समूहों या सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, जो सामाजिक एकीकरण के लिए मौलिक है, जो कि सामाजिक एकीकरण के लिए मौलिक है। ऐसे अवसर और साधन प्रदान करते हैं जो सामाजिक एकीकरण के लिए मौलिक हैं। और इसी तरह एक विशेष समुदाय या समूह के भीतर नागरिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी और मानवाधिकारों जैसे अवसर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, देखभाल की ज़रूरत को पूरा करें। यानी कि इस तरह के विशेष समुदाय या समूह के भीतर नागरिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी और मानव अधिकारों को जोड़ते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, देखभाल की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सामाजिक बहिष्कार एक बहुआयामी प्रक्रिया है। सामाजिक बहिष्कार क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह समूह और व्यक्तियों को संस्थाओं में पूर्ण भागीदारी से रोकता है, और यह समूह और व्यक्तियों को संस्थानों
संस्थाओं में पूर्ण भागीदारी से रोकता है और प्रगतिशील सामाजिक विकास से अलग करता है। और प्राकृतिक सामाजिक बहिष्कार क्या है? एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह समूह और व्यक्तियों को संस्थाओं में पूर्ण भागीदारी से रोकता है और प्रगतिशील सामाजिक विकास से अलग करता है जिस समाज में वे रहते हैं। यानी सामाजिक बहिष्कार क्या है? जिस समाज में हम रहते हैं उन्हें उससे उसमें जो समूह हैं, उसमें जो व्यक्ति हैं, उनसे अलग करता है, उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं लेने देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। सामाजिक बहिष्कार व्यक्तिगत कारकों के संयुक्त परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। और सामाजिक बहिष्कार जो है वो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कारकों के संयुक्त परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे कि आयु, लिंग, वर्ग, जाति आदि। इसके आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर या जाति के आधार पर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामाजिक बहिष्कार को कम करने में शिक्षा की भूमिका, यानी कि एजुकेशन का क्या रोल है सामाजिक बहिष्कार को कम करने में। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है। शिक्षा क्या है? सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है। यानी कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो हमारे सामाजिक परिवर्तन, हमारे समाज को चेंज कर सकती है, यानी कि उसको परिवर्तन उसमें ला सकती है। जो समूह या व्यक्ति को सशक्त बनाता है, कमजोर वर्गों और सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी समूहों के लिए सामाजिक समता और एकीकरण प्रदान करती है। क्या करती है? एजुकेशन समूह या व्यक्ति उनको सशक्त बनाता है, उनको निपुण बनाता है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, सामाजिक न्याय के माध्यम में से सभी समूहों के लिए सामाजिक समता और एकीकरण प्रदान करता है। यानी कि एजुकेशन जो है, जैसे कि हमें एजुकेट होंगे तो हमें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी पता चलेगा और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समाज में एकीकरण प्रदान होता है। सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की ज़रूरत है। और सामाजिक बहिष्कार को पूर्ण दूर करने के लिए कई कारक हैं जिनके उपाय करने की ज़रूरत है। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में छूट। स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद संविधान के आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 द्वारा भारत सरकार को दिए गए जो विशेष दायित्व हैं उसके संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें कि तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने 23/11/1954 को सभी राज्यों की सरकारों को, सभी राज्यों की जो सरकारें थी उनको मुख्य सचिव पत्र के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की गई और उनके प्रवेश के लिए जब वो एंट्री करेंगे, स्कूल में एडमिशन लेंगे, उसमें 5% की छूट का भी प्रावधान किया गया। प्रोत्साहन के लिए प्रावधान। आरक्षण के अलावा भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षण आधार को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, जैसे छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और छात्राओं का प्रावधान आदि। यानी कि आरक्षण के अलावा भी कई काम किए भारत सरकार ने। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शिक्षण अधिकार प्रावधान किए, जो मजबूत शिक्षण अधिकार प्रावधान के लिए कई कदम उठाए, यानी कि छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और छात्राओं का प्रावधान आदि। उपचारात्मक परीक्षण और सहायता। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उपचारात्मक परीक्षण विशेषकर बहुविषयी से संबंध में भाषा, गणित और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित परीक्षण। SC ST के लिए एक अलग भारतीय मेरिट सूची के निर्देश, शैक्षिक रूप से कमजोर के लिए उपचारात्मक कक्षाओं एवं परीक्षण, उचित सलाह एवं परीक्षण, वरिष्ठ सलाहकारों के साथ गर्मी की छुट्टियों में परीक्षण कार्यक्रम इत्यादि। नेक्स्ट आता है आयोगों और समिति की रिपोर्ट का ठीक से कार्यान्वयन। सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, जो समितियां, उनको रिपोर्ट उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जो 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को अच्छे तरीके से लागू करने के प्रयास, हालांकि सरकार के इस फैसले पर बड़े पैमाने पर बहस और आक्रोश देखा गया। हालांकि सरकार ने जो ये फैसला लिया इस पर बड़े पैमाने पर बहस हुई
पर डिबेट हुई और आक्रोश भी देखा गया इसके खिलाफ, और इसने सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति को भी जन्म दिया। और इसने सामाजिक विभाजन यानी समाज को डिवाइड करने का और ध्रुवीकरण की राजनीति को भी जन्म दिया, क्योंकि मंडल आयोग ने कुछ चयनित जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करके उनके विकास के संदर्भ में कदम उठाने की बात कही गई। क्योंकि जो मंडल आयोग था उसने कुछ ही चयनित जातियों जो थी उनके ही पिछड़े वर्ग उन्हें ही पिछड़े वर्ग में शामिल करके उनके विकास उनको डेवलप्ड करने के संदर्भ में कदम उठाए थे, इसीलिए इसका आक्रोश हुआ, इसके खिलाफ प्रदर्शन हुई। हालांकि शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1 दशक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब स्टार्टिंग में तो शुरुआत में मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको 1 दशक के लिए स्थगित कर दिया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था। जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी तो इसे लागू करने का फैसला लिया गया, और बाद में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो इसे लागू करने का फैसला किया गया। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे चैप्टर का? कंक्लूजन। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में जो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि मुख्य रूप से लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है और सहभागी व्यवस्था की ओर प्रयास अति महत्वपूर्ण है, और सहभागी व्यवस्था की ओर प्रयास अति महत्वपूर्ण है। एक सरल और उचित सामाजिक व्यवस्था जिसमें सभी लोग और सामाजिक सांस्कृतिक एजेंसियां समान अनुभव करती हैं। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समाज के पिछड़े वर्गों और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों को जो समाज का हिस्सा हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में समायोजित करें ताकि वे इसका अनुभव कर सकें। इस कार्य को पूरा करने के लिए और समय भागीदारी के सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी कि जो दलित हैं या जो कमज़ोर हैं, जो विकलांग हैं, उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि उसके लिए हमें एजुकेशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यानी कि लोग एजुकेटेड होंगे तो वो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और इससे आगे बढ़कर सोचेंगे। तो एजुकेशन ही हमारा पूर्ण मेन मोटिव है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई और चैप्टर चाहिए, आपको कोई और कार्य है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।